नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तुम्हारा मायका तुम्हारे ससुराल से बढ़कर है क्या। नीलिमा, यह क्या, आज अब तक खाना नहीं बना, जबकि आज तो हम दोनों कितनी देरी से आई हैं। सास उषा जी अपनी बहू नीलिमा पर चिल्लाकर बोली। मम्मी, आज मुन्नी ने बहुत परेशान किया, कुछ काम ही नहीं करने दिया। अभी चलना सीखी है तो यहाँ वहाँ भागती रहती है, नीचे पड़ा सामान उठा उठाकर मुंह में डाल देती है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। नीलिमा बोली। उषा जी बोली, बहू तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुमने ही बच्चा जना है। अरे मैंने 3-3 बच्चों को जन्म दिया है, मेरे सामने मत करो ये बच्चों का गुणगान। उतने में उषा जी की छोटी बहू टीना, जो कि उन्हीं के साथ किटी पार्टी में गई हुई थी, वह बोली, भाभी मुन्नी तो अब रोज रोज परेशान करेगी, इसका मतलब आप रोज रोज खाना नहीं बनाओगी क्या। टीना की बात का नीलिमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वैसे भी देवरानी टीना जब से शादी करके आई थी घर में कुछ काम नहीं करती थी, बस मुंह चलाना उसे अच्छे से आता था। इसका सबसे बड़ा कारण टीना का पति मुकेश। मुकेश पहले से ही स्मार्ट और चालाक लड़का था। घर में छोटा बेटा होने के कारण खूब लाड़ प्यार से भी बड़ा हुआ था। मुकेश अपने बड़े भाई सुरेश से ज्यादा कमाता था। यही कारण था कि घर में मुकेश और उसकी पत्नी टीना का बोलबाला था। सुरेश और नीलिमा दोनों बहुत सीधे साधे थे। नीलिमा शादी करके आई तब से उसने घर में उषा जी का यही रूप देखा था। उषा जी घर का कोई काम नहीं करती, कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ घूमना, तो कभी यहाँ जाना तो कभी वहाँ जाना, जिस वजह से घर का सारा काम पहले से ही नीलिमा ने संभाला हुआ था। और अब टीना भी सासू माँ की टीम में शामिल हो गई थी, क्योंकि टीना बहुत ज्यादा मॉडर्न और किसी की ना सुनने वाली लड़की थी। घमंडी तो इतनी कि किसी की सही बात का भी जवाब ठीक से नहीं देती थी। नीलिमा समझ चुकी थी कि उसके पति भी उसी की तरह सीधे हैं, इसलिए तो आज घर में नीलिमा की हालत नौकरानी जैसी हो गई थी। दिन हो या रात नीलिमा को घर का सारा काम करना पड़ता। अपनी बेटी मुन्नी के लिए भी उसे मुश्किल से समय मिलता। दूसरे दिन उषा जी ने अपनी बेटी और दामाद को घर खाने पर बुलाया था। नीलिमा सुबह से खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। सभी लोग बाहर खाना खाने बैठे। जब सभी खाना हो गया तब नीलिमा खाना खाने का नंबर आया। उसने देखा कि सब्जी और दाल दोनों ही खत्म हो गए हैं। उसे याद आया कि देवरानी टीना के मायके से आया हुआ अचार अंदर पड़ा है। वह अंदर गई और थोड़ा अचार थाली में निकालकर ले आई और उसी के साथ रोटी खाने लगी। टीना ने जब देखा कि नीलिमा उसके मायके से लाया अचार खा रही है तो वह आग बबूला होकर बोली, नीलिमा भाभी, मेरे मायके से लाया हुआ अचार छूने की हिम्मत कैसे हुई आपकी। तपाक से अचार लेकर बैठ गई थाली में, जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। तुम्हारे मायके वालों ने तो अचार कभी देखा भी ना होगा। तुम्हारी औकात भी है क्या अचार खाने की। वैसे ही इन घर का कलंक हो तुम। वह तो हम जैसे लोगों का शुक्र मनाओ कि हमारी वजह से 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है तुम्हें। टीना तो टीना, उसके पीछे सासू माँ ने भी ताना मारने में कसर ना छोड़ी। उषा जी बोली, नीलिमा टीना सही कह रही है, तुम तो ऐसे अचार लेकर बैठ गई जैसे यह अचार तुम्हारे मायके से आया हो। यह घर तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे ही रहा है। नीलिमा की आंखों से आंसू बह निकले। मन में तो आया कह दें कि सारा खाना मैंने बनाया और मेरे लिए दाल और सब्जी तक नहीं छोड़ी गई, और उस पर अचार के नाम पर रो रही हैं दोनों सास बहू। आज तो सारी हदें पार कर दी थी सास बहू ने, मगर नीलिमा के वैसे संस्कार नहीं थे, इसलिए बिना कुछ बोले खाना छोड़कर रसोई में चली गई। नीलिमा के पति सुरेश को भी सब दिखाई देता था और अपने ही घर वालों के ऐसे व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा भी आता था। अपनी पत्नी को मारा आज का यह ताना सुरेश से सहा नहीं गया और वह बोला, माँ बहुत कर ली आप लोगों ने अपनी मनमानी, बस करो अब और नहीं। नीलिमा कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह तो नहीं कि उसे हमेशा नीचा दिखाया जाए। अचार के 2 टुकड़ों के लिए
आप लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया। घर में आई हुई उषा जी की बेटी राधिका समझदार थी। वह बोली, माँ, सुरेश भैया सही कह रहे हैं। आप दोनों को नीलिमा भाभी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उषा जी बेटी और दामाद के सामने ज्यादा बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए बोली, हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चल छोड़ इन सब बातों को और बता, वापस कब आएगी तू यहाँ? राधिका भी माँ से इधर उधर की बातों में लग गई। बाहर माहौल शांत हो चुका था, मगर नीलिमा के अंदर जो प्रतिद्वंद चल रहा था वह शांत नहीं हो रहा था। उस दिन नीलिमा से खाना ही नहीं खाया गया और वह अपने कमरे में चली गई। उस रात नीलिमा बहुत रोई, जिसका अंदेशा सुरेश को भी हो गया था। सुरेश के मन में भी कम प्रतिशोध नहीं था, मगर घर में आए बहन जमाई का ध्यान कर उसने अपने आप को समझा लिया था। अगले दिन नीलिमा उठी तो देखा मुन्नी को बुखार चढ़ गया है। नीलिमा फिर भी रसोई में गई और फटाफट सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि वह जानती थी कोई और तो रसोई की तरफ देखता भी नहीं और मुन्नी को भी तो दूध देना था। मुन्नी को बुखार होने की वजह से नीलिमा का मन घर के कामों में नहीं लग रहा था और वह मुन्नी के पास चली गई। सुरेश भी ऑफिस जा चुका था, इसलिए वह देवर मुकेश से बोली कि वह उसके साथ हॉस्पिटल चले, मगर टीना बीच में आकर तपाक से बोली, अरे भाभी, यह सही है आपका, खुद के पति को तो ऑफिस भेज दिया और देवर से पैसे ऐंठने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। उषा जी बोली, बहू, तुम क्या जरा से बुखार से घबरा गई? जाओ जाकर खाना बनाओ। 3 बच्चे पैदा किए हैं मैंने, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बेटी को, हल्का सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा। थोड़ी देर बाद उषा जी और टीना बैठकर आराम से टीवी देखने लगी और नीलिमा किचन में खाना बनाने लगी। कोई रसोई में तो मदद नहीं करता, मगर किसी को मुन्नी की भी नहीं पड़ी। थोड़ा सा मुन्नी को लेकर ही बैठ जाती दोनों। नीलिमा मन ही मन बुदबुदाई और फिर वापस खुद ही अपने कमरे में जाकर मुन्नी का तापमान देखने लगी। रोज पूरे घर में भागदौड़ करने वाली मुन्नी आज बिस्तर पर निडाल सी पड़ी थी। नीलिमा से मुन्नी की हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर घर में उसकी सुनने वाला था ही कौन। उसने सुरेश को फोन किया और बोली, सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए, हमें मुन्नी को अस्पताल लेकर जाना होगा, उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है। सुरेश का ऑफिस दूरी पर था, इसलिए वह बोला, तुम घर से हॉस्पिटल पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। नीलिमा जैसे ही मुन्नी को लेकर घर से निकलने लगी, उषा जी बोली, सब काम पड़ा है, कहाँ जा रही हो? नीलिमा उषा जी की बात का जवाब दिए बिना निकल पड़ी। दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने मुन्नी की हालत बहुत गंभीर बताई और बोले, आप लोग अब ला रहे हो अपनी बेटी को, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने की। यह सुनते ही दोनों पति पत्नी रोने लग गए, मगर होनी को कौन टाल सकता है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने मुन्नी को मृत घोषित कर दिया। मुन्नी दुनिया से जा चुकी थी, जिसका असर सिर्फ नीलिमा और सुरेश पर हुआ था, बाकी घर वाले तो बस बुत बनकर खड़े थे। मुन्नी की मृत्यु के 2-3 दिन बाद उषा जी बोली, जो होना था हो चुका, अब तुम दोनों पति पत्नी और कितना शोक मनाओगे? टीना बोली, और नहीं तो क्या, अब भगवान की मर्जी के आगे किसी की कहाँ चलती है। आज सुरेश से चुपचाप ना सुना गया और वह बोला, तुम सब लोगों की वजह से आज मेरी मुन्नी हमारे बीच नहीं रही। माँ, आपने अपना बच्चा नहीं खोया, इसलिए शायद आप ऐसा कह पा रही हो, और शायद इसकी जगह आपका बच्चा होता भी तो आप यह कर लेती, जैसे कि मेरे और मेरी पत्नी के लिए करती आई हैं। आपके दोनों बेटों में से मैं कम कमाता हूँ, मैं सीधा हूँ, इसलिए अगर मैं भी चला जाऊं तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो नीलिमा, अब हमारा इस घर में कोई काम नहीं, अपनी बच्ची तो मैं खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। इन लोगों ने तुम्हें हमेशा नौकरानी बनाकर रखा, अब बस बहुत हो गया। नीलिमा भी थक चुकी थी ससुराल वालों के अत्याचार से, और अब तो अपनी बच्ची को भी खो चुकी थी, इसलिए वह भी अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। उषा जी यह सब देखकर सकते में आ गईं, मगर बहू
टीना उनके पास आकर बोली, माँ जी, जब बाहर दर दर की ठोकरें खाएंगे तो वापस हाथ जोड़े यहीं आएंगे, देख लेना। वैसे भी सुरेश भैया की क्या ही कमाई है जो इतना तेवर दिखाकर यहाँ से जा रहे हैं। उषा जी बोली, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। कौन है बाहर जो इन लोगों को रखेगा? दोनों को वापस आना तो यही है। सुरेश और नीलिमा अपना सामान बांध वहां से चले गए। रास्ते में नीलिमा ने अपने मायके फोन कर सब कुछ बता दिया। नीलिमा के माता पिता तो नीलिमा की मदद करना चाहते थे, मगर उसके भाई भाभी भी ऐसे समय में नीलिमा का साथ देने से नहीं चूके। उन्होंने दोनों को अपने घर बुला लिया। कुछ दिनों बाद सुरेश ने किराए पर एक मकान ले लिया। उनकी वहां गृहस्थी बसाने में नीलिमा के मायके वालों ने पूरा योगदान दिया। सुरेश और नीलिमा ने लोन लेकर टाई और डाई का काम शुरू किया। कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से ही शुरू किया था। दोनों ने खूब मेहनत की, जिसका नतीजा यह निकला कि कपड़े रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को पता ही ना चला। और दिन पर दिन उनकी तरक्की होने लगी। सुरेश और नीलिमा को अपना घर छोड़े पूरे 5 साल बीत गए थे और इन 5 सालों में एक बार भी सुरेश की माँ या उसके घर वालों ने यह जानने की जरूरत तक नहीं समझी कि सुरेश और नीलिमा का क्या हुआ होगा। घर के बेटे बहू जो घर में से एक पैसा लेकर भी नहीं निकले, उन्होंने अपनी गृहस्थी कैसे बसाई होगी। मगर वे कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि सुरेश और नीलिमा घर से यूं बेघर ना होते तो आज यहाँ तक कैसे पहुँचते। घर वालों के लिए कहीं ना कहीं कड़वाहट तो थी, क्योंकि उन लोगों ने सुरेश और नीलिमा का हर बात पर अपमान किया था और अब अपने ही घर वालों को जवाब देने का समय आ गया था। 2 दिन बाद सुरेश और नीलिमा ने अपनी फैक्ट्री का मुहूर्त रखा, जिसमें उन्होंने अपने सारे परिवार और रिश्तेदारों को आने का न्योता दिया। सुरेश ने जब अपने घर फोन कर फैक्ट्री के उद्घाटन में आने का न्योता दिया तो उषा जी यह सुनकर भौचक्की रह गईं, क्योंकि यहाँ बेटे मुकेश का कारोबार डूबता जा रहा था। उषा जी और टीना काफी समय से किटी पार्टीज में जाना भी बंद कर चुकी थी। दोनों सास बहू मिलकर रसोई का सारा काम खुद ही करती, यहाँ तक कि घर में बर्तन, झाड़ू, पोंछा लगाने वाली बाई को भी हटा दिया गया था, क्योंकि मुकेश की आमदनी बहुत कम होती थी। इसी में उषा जी और टीना को समझौता करना होता था। मगर वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। इतना कुछ हो गया था, मगर दोनों सास बहू अपनी आदतों से बाज नहीं आई थी। टीना बोली, मम्मी जी, चलिए देखते हैं आपके बेटे बहू ने आखिर इन 5 सालों में क्या तीर मार दिया है जो हमें आने का न्योता दिया है। उषा जी बोली, हाँ बहू, देखना तो पड़ेगा। बोलकर मुकेश, टीना और उषा जी 2 दिन बाद सुरेश और नीलिमा के फैक्ट्री के उद्घाटन में पहुंचते हैं, जहां सुरेश पहले से मौजूद था और सभी का स्वागत कर रहा था। सभी रिश्तेदार सुरेश को खूब बधाइयां दे रहे थे और उसकी खूब वाहवाही कर रहे थे कि कहां से शुरू करने वाला सुरेश आज कहां आ पहुंचा। सुरेश बोला, अगर इस सफर में नीलिमा ने मेरा साथ ना दिया होता तो यह कभी मुमकिन नहीं होता। नीलिमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सब पूछने लगे, नीलिमा कहाँ है? सुरेश बोला, वह पूजा की सामग्री लेकर बस अभी आती ही होगी। उतने में पंडित जी बोले, बेटा, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम और तुम्हारी पत्नी जल्दी आओ और पूजा में बैठो। सुरेश बोला, बस पंडित जी 5 मिनट, नीलिमा आती ही होगी। उषा जी सुरेश से बोली, तुम कहो तो तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी पूजा में बैठ जाएं, कहीं शुभ मुहूर्त ना निकल जाए। सुरेश बोला, माँ, पूजा में तो मैं और नीलिमा ही बैठेंगे। यह सुनकर उषा जी मुंह पिचकाकर साइड में खड़ी हो गई। 5 मिनट बाद एक बड़ी सी गाड़ी फैक्ट्री के आगे आकर खड़ी हुई, जिसमें से नीलिमा उतरकर बाहर आई। नीलिमा को देखकर उषा जी और टीना का मुंह खुला का खुला रह गया। शिफॉन की पतली सी साड़ी पहनने वाली नीलिमा ने आज भारी बनारसी सिल्क साड़ी पहन रखी थी और वह इतनी सुंदर लग रही थी जैसे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। नीलिमा के आते ही पूजा शुरू हो गई और पूजा संपन्न होने के बाद
सभी को खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद सभी रिश्तेदार जाने लगे। नीलिमा के मायके वालों ने जब जाने की इजाज़त मांगी तो नीलिमा ने अपनी माँ और भाभी को साड़ियाँ दी। अब नीलिमा के ससुराल वालों ने भी जाने की इजाज़त मांगी तो नीलिमा ने उषा जी और टीना को भी साड़ियाँ दी। आदत अनुसार टीना फिर से तपाक से बोली, भाभी, हम लोग तो आपके ससुराल वाले हैं, हम में और आपके मायके वालों में कुछ तो फर्क है ना, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि ससुराल वालों को मायके वालों से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट दिया जाए? क्या मायके वाले ससुराल वालों से ज़्यादा प्यारे हो गए? नीलिमा बोली, हाँ टीना, तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट मंगवा कर रखा है। नीलिमा ने फैक्ट्री के कर्मचारी को बुलाया और अंदर पड़ा पैकेट लाने को कहा। कर्मचारी अंदर से पैकेट ले आया। नीलिमा ने उसे टीना को पकड़ाते हुए कहा, यह लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। टीना से रहा ना गया, उसने तुरंत पैकेट वहीं खोल दिया तो अंदर से एक अचार की भरी हुई बोतल निकली। टीना उसे देखकर अचंभित थी। नीलिमा बोली, एक बार तुमने मुझे इसी अचार को लेकर मेरी औकात बताई थी, इसलिए मैंने सोचा इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। उषा जी बोली, नीलिमा, आज तुम हमसे ऊपर आ चुकी हो, इसलिए तुम्हें अहंकार हो गया है। नीलिमा बोली, नहीं मम्मी जी, अहंकार तो कभी मुझ में आ ही नहीं सकता। मैं तो अपना आत्मसम्मान, अपनी बच्ची, बहुत कुछ खो चुकी थी और इतना कुछ खोने के बाद अब बड़ी मुश्किल से आया है यह आत्मविश्वास। अब इसे मैं नहीं खोना चाहती। और हाँ, तुमने सही कहा, मेरे मायके वाले मेरे ससुराल वालों से ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे समय में सहारा दिया जब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। उषा जी, टीना और मुकेश का सर शर्म से झुक चुका था और सुरेश और नीलिमा का सर फक्र से ऊंचा था, क्योंकि आज जीत उनके आत्मविश्वास की हुई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।